मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके नेचर क्या है और ये क्यों क्रूशियल है एक इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इनका कितना बड़ा रोल रहता है। तो देखिए, एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दे दी है इसके फर्स्ट पार्ट में। अब हम इसको जो स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको थोड़ा इत्मीनान से करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो प्राइमरली बेस्ड होगा राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आर्टिकल 14 के ऊपर। वैसे तो सुनने में और कहने में ये छोटी सी बात लग रही है, पर दरअसल में इसमें बहुत सारी जो एक कहते हैं कि बिटवीन द लाइन जो इसमें हिडन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग और समझ अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। और इससे बहुत बार जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। तो 14 जो बात करता है वो है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये इसकी एलोबोरेशन है। देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे मैंने आपको प्राइमरली पहले समझाया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है और दोनों ये आर्टिकल 14 के अंदर हैं। दरअसल में जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य का मतलब यहाँ पे भारत से है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ये भी एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि आर्टिकल 14 जो है वो दोनों एलियन कंट्री के सिटीजन को भी और जो हमारे सिटीजन हैं उनको तो ऑब्वियसली मिलता ही है। इसके बाद जो है मतलब इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संविधानिक निगम, कंपनियां, रजिस्टर्ड कमेटीज़ या किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। विधि के समक्ष समानता का जो ये विचार है, यानी कि द स्टेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको पिछले कल भी जब हम इसकी मैंने बोला था कि आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि नो स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर समवन, मतलब कि ऑल आर इक्वल बिफोर ऑर्डिनरी लॉ। अगला आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अब इसका मतलब ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि आप किसी को इक्वली ट्रीट तब कर सकते हैं जब वो इक्वल लेवल पे खड़ा भी हो। अब जैसे कि मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया है कि आप एक एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, सपोज़ कीजिए, क्योंकि आप इस चीज़ के खुद को ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे, तो उसमें देखेंगे आपके साथ एक कोई अपंग भी बैठा हुआ है जिसको हैंडीकैप्ड बोलते हैं। मान लीजिए वो हाथ से हैंडीकैप्ड हैं और उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि उनको जो है वो आपके सिमिलर कंपटीशन में लाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दे। शायद हो सकता है जितना टाइम आपको दिया जा रहा है उससे उसको आधा घंटा या 15-20 मिनट की एक्स्ट्रा टाइमिंग उसको प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। तो ये पार्ट आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, यानी कि सबको जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन मतलब इक्वली लाना, उसके बाद फिर इक्वल ट्रीट करना। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमारा इसी कॉन्सेप्ट से निकल करके आता है। अगर हम इसके की फीचर की बात करें तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ सुप्रीम, नो वन इज़ अबव द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। इसका जो ब्रिटेन में एक कहावत थी, जैसे इसमें लॉ से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, लॉ ही सबसे ऊपर है, यानी कि कानून ही सर्वोपरि है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो इसको इंडिकेट करता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। लॉज ओनली इक्वली टू ऑल इन सिमिलर सिचुएशन। मैंने आपको समझाया कि लॉज अप्लाई
इक्वली टू ऑल इन सिमिलर सिचुएशन, जब आप सिमिलर सिचुएशन में होंगे तभी कोई लॉ आप पर इक्वली वो अप्लाई होगा। तो जो मैंने आपको पहले समझाया वो इसी से, उसका ओरिजिन इसी कॉन्सेप्ट से है। यानी कि थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन, ओनली रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ अलाउड, आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड। तो इसकी सीधी सी बात ये है। अब इसमें देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो एब्सोल्यूट है नेचर में, बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगती है। तो हम इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो हमारी चीज़ आती है इसी में, वो है हमारा रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है हमारा, इसको समझिए। देखिए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हम, तो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ आर सब्जेक्ट टू लीगल कंट्रोल। तो इसका मतलब होता है ये। देन उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल हैं वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ऑब्वियसली नो आर्बिट्ररी पावर। उसके बाद है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, राइट्स प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये तीन इसकी चीज़ें हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत था जो केशवानंद भारती की इस 1973 में दिया गया, वो जुडिशरी को इंश्योर करता है कि लॉज फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। जुडिशरी इस चीज़ को देखे कि जो भी हमारी जो लेजिस्लेटिव है लॉ की फ्रेमिंग करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन हो, ना कि उसके बाहर जाए, यानी कि फंडामेंटल राइट को एब्रिज ना करे। तो ये कनेक्टेड है हमारा आर्टिकल 14 से, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। देन हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी में वो एक्सेप्शन है इसी के अंदर। तो एक्सेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सेप्शन में बहुत सारी माइन्यूट फैक्टर है जिनका आपको आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मैंने आपको बता दिया पहले भी। कुछ इसमें प्रोविजन है, एक्सेप्शन है, इनका आपको अच्छे से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें कुछ एक जो प्रोविज़न है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है विधि के समक्ष समानता का नियम जो है, इसके अंदर कुछ निषेध मतलब अपवाद हैं। पहला अपवाद तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, यानी कि इसका बोलता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को लेकर के। ये किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है इसका। देन आर्टिकल 14 क्लॉज 4 बोलता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्ड का कोई भी जिक्र नहीं है। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि ये पूछा जा सकता है अगर आर्टिकल 14 क्लॉज 4 जो है वो डील्स करता है सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से। तो नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसमें इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है इसका। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए जो है जैसे प्रोविज़न बना सकती है, सरकार को लगता है कि इसके लिए रेजिडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी है, तो उस हिसाब से ये प्रोविज़न इसमें बनाए जा सकते हैं रेजिडेंस वगैरह के जो भी हैं प्रोविज़न उसको लेकर के। देखिए जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है, किसमें, फॉर एससी एंड एसटी के लिए। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट पोस्ट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। तो इस सिचुएशन में आर्टिकल 16(4) के अंडर जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। उसके बाद बात करें हम आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गिव प्रेफरेंस टू पर्सनस ऑफ दैट रिलीजन टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ जो है वो आर्टिकल 16 में आती है क्लॉज 5 में उसके। फिर आर्टिकल जो 31C है वो बताता है कि लॉज टू इम्प्लीमेंट DPSP, यानी कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन इक्वालिटी ग्राउंड्स। यानी कि जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आप इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, जब आर्टिकल 39B एंड 39C के इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। दरअसल में हमें समझने की ज़रूरत ये है
कि इसमें जो आर्टिकल में कहा गया है, जैसे डीपीएसबी में 39B बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान वगैरह, तो वो सब चीज़ें जो इसमें आती है, जब मान लीजिए इसको इम्प्लीमेंट करता है और जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन होता है, तो इस सिचुएशन में हम इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के आगे इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यह जो आपका प्रोविज़न है ये वायलेशन है डायरेक्टली राइट टू इक्वलिटी का। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, फॉरेन डिप्लोमेट्स आर इम्यून फ्रॉम इंडियंस लॉज, तो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो है वो इंडियन लॉज से बाहर आते हैं। ये कौन से कन्वेंशन के अंडर आता है? ये आता है वियना कन्वेंशन के अंदर। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है, इसका आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं या कोई भी उनके राजदूत वगैरह आते हैं, उनके ऊपर इंडियन लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ये किस कन्वेंशन के अंडर ये प्रावधान है? तो ये वियना कन्वेंशन है। उसके बाद जो आर्टिकल 361 है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को फॉर ऑफिशियल एक्ट। जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेंगे, वो जो भी काम करेंगे वो जो है वो जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है एक तरह से उसके बाहर आएगा, मतलब एक तरह की उनको इसमें छूट मिली हुई है। तो ये भी एक आपके लिए एग्जांपल है, अपवाद है किसका? आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का, जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, अब ये आर्टिकल 15 के अंदर आता है। आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये डील करता है आपका डिस्क्रिमिनेशन को, मना करता है ये। अगर जनरल प्रोविज़न की बात करें हम तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है जो है ये बोलते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस और एनी ऑफ देम, यानी कि ये 5 जो है प्रोविजन है इसमें से। पर इसमें आप ध्यान दीजिए ये एक शब्द यहाँ पे ऐड हुआ है ओनली। अब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये ओनली शब्द ऐड हुआ है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है इस चीज़ को कि ये सिर्फ 5 प्रोविजन है, इनके आधार पर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि आप अदर चीज़ों जो है अदर जो मतलब चीज़ों को आधार बना करके डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक तरह सा ये ड्रॉबैक है कि अगर मान लीजिए किसी के जैसे कि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ बताया कि उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पर जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका में देखा एपार्थीड पॉलिसी, एपार्थीड जो है कलर भेद की नीति है एक, किसी बंदे को उसके रंग के आधार पर प्रताड़ित करना। तो इसी तरह का जो प्रावधान जो हो सकता है वो अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है किसी के साथ भेदभाव करता है कलर के आधार पर, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ की मनाही नहीं है। आप अगर किसी बंदे के साथ जो है वो उसके रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो स्किन के मतलब जो भी स्किन का कलर होता है उसके आधार पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो एक तरह से इसमें वायलेशन नहीं दिखाता है इन 5 प्रोविजनों के आधार पर। दूसरी चीज़ ये हो गया, मान लीजिए इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ तो बोला है, पर उसके अलावा जो है इसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो इनकी क्लासिफिकेशन हुई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ड्रॉबैक क्रिएट करती है। तो इसमें जो है सेक्स तो इन्होंने बोल दिया कि सेक्स के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पर इसमें सेक्स और जेंडर जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जेंडर कहीं ना जो है वो उसके ऊपर भी एक डिस्क्रिमिनेशन का पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो है जैसे पब्लिक एक्सेस, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू शॉप्स, किसी बंदे को इसके आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि वो किसी और कास्ट का है तो वो दुकान पे नहीं जा सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, बेल टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट्स फंड्स एंड डेडिकेटेड टू पब्लिक यूज़। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें टेम्पल्स का जिक्र नहीं हुआ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है डायरेक्टली जो है वो उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है कि जो भी पब्लिक चीज़ें होती है उन पे किसी व्यक्ति को आप इस आधार पे रोक नहीं सकते हैं कि भाई तू दूसरी कास्ट का है या तुम्हारा कलर का रंग और है कि तुम उस बस्ती में पैदा हुए, इस तरह के भेदभाव की कॉन्स्टिट्यूशन मनाही करता है। उसके बाद अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो स्टेट टू इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है इसमें, मतलब कि राज्य जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के इसमें भेदभाव नहीं कर सकता है। तो एक तरह से क्या है, ये एक सरकार को जो है वो क्या करता है, उनकी पावर को लिमिट करता है। तो फंडामेंटल राइट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने और निकाल के रख दी है क्या, कि ये जो हमारी
एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि उनको दायरे में रह करके कानून बनाने के लिए फोर्स करता है। प्राइवेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इन स्पेसिफिक पब्लिक स्पेसेस। तो इसके बाद जो हमारा अगला एक्सेप्शन आता है वो आता है आर्टिकल 15 के अंदर। अब देखिए मैंने आपको बताया ऊपर आर्टिकल में कि आर्टिकल 15 जो है वो मनाही किस चीज़ की करता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि इस चीज़ों को, ये चीज़ें जो है वो एब्सोल्यूट है। देखिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी विशेष समूह को या किसी विशेष ग्रुप को जो है वो उनके रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए कुछ स्कीम्स या कुछ तरीके से उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकती है। जैसे आर्टिकल 15 परमिट्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा समूह है समाज का या कोई एक ऐसा तबका है जो पिछड़ा हुआ है और उसको ज़रूरत है मेन स्ट्रीम में लाने की, तो गवर्नमेंट जो है वो एफर्मेटिव एक्शन ले रही है और उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है। देखिए रिजर्वेशन की बात करें हम, तो शुरू में रिजर्वेशन जो था वो 10 ईयर्स के लिए इसी इंटेंशन के साथ लाया गया था कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशनली हो, उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, यानी कि उनको जो है वो आगे लिया जाए डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसमें। तो उसके लिए जो रिजर्वेशन का सिस्टम था वो लाया गया, पर आज के समय में ये कुछ और ही बन चुका है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो बोलता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो यानी कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर के स्पेशल प्रोविज़न क्रिएट किए जा सकते हैं। देन एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए सरकार जो होती है, जैसे बसों का किराया हो गया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, अदर स्टेट्स में भी शायद ये रियायतें मिलती होगी, तो उसमें जो है वो महिलाओं का जो सरकारी बसें उनमें किराया जो है वो पुरुषों के कंपैरिजन में आधा लिया जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, एफर्मेटिव डिसीजन है। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़, देखिए एक एग्जांपल ये हो गया कि जो भी जैसे पंचायत में चुनाव आते हैं, जो रोस्टर निकलते हैं प्रधानी और उप प्रधानी के लिए, तो उसमें भी देखा है हमने कि जो सीट्स आती है कई बार जनरल भी आती है, तो उसमें भी महिलाओं के लिए सीट होती है। तो इस तरह की प्रोविज़न हमने देखे हैं। फिर प्रोविज़न ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये सब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए एजुकेशनली वर्ड यहाँ पे ऐड है, सोशली भी ऐड है, पर यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को नहीं दिखाया गया है। तो इकोनॉमिकली जो यहाँ पे बैकवर्डनेस है उसको हाईलाइट नहीं किया गया है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो है ऑब्वियसली वो तो आएंगे। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे होता है, फ़ी कंसेशन दी जाती है, ये तो आज भी होता है कि SC ST के बच्चे जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भरते हैं तो उनको जो है थोड़ा फ़ी जो है उनमें कंसेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसी के अंडर आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोलता है कि अलाउज रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज SC STs एडमिशन टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट वेदर एडेड और अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 13(1). तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अगर रिजर्वेशन की बात आती है सोशली एंड एजुकेशनली, तो SC ST को जो है वो एजुकेशनल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट उसको फंड कर रही हो या फंड ना भी कर रही हो, तब भी उसको जो है वो SC ST के लिए प्रॉपर कोटा रखना पड़ेगा। यानी कि ये जो आर्टिकल जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 उसका। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो होता है ये ऐड हुआ है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर। ये बात करता है 10% रिजर्वेशन किसको, EWS कैटेगरी 2019 में इंट्रोड्यूस हुई है। ये स्वर्ण जो यानी कि जर्नल कैटेगरी के अंडर जो है ये एक सब कैटेगरी है, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ये एक तरह की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो इसमें जो है लगभग मान लीजिए मोटा मोटा आप 85 से 90% जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो इसमें आ ही जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पर ये कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय इन 2019। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है उसका। इसके बाद जो इसमें जिसके रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5, 6 एंड 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। अगर हम रिजर्वेशन ऑफ OBC की बात करें
तो देखिए जब हम अगर मैं बता दूं EWS कोटे की, तो EWS कोटा ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे दिया गया है। इसमें कुछ एक देखिए स्टेट टू स्टेट तो वेरी करता है। हर एक स्टेट का जो EWS का कोटा है वो कुछ अलग हो सकता है सेंटर से। जैसे कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ये जैसे कि सेंटर में 8 लाख रखा हुआ है, तो वहीं हिमाचल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 4 लाख रखा हुआ है। 4 लाख से कम इनकम वाले बना सकते हैं। उसके बाद जो सेंटर बोलता है वो 8 लाख से कम इनकम वाले। हिमाचल में जो रेजिडेंशियल जो आपका घर होगा वो 2500 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि सेंटर सरकार बोलती है कि आपका घर जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर अगर म्यूनिसिपैलिटी में है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोविज़न है, तो उनका आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, पर सेंटर में जो है वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। फिर रिजर्वेशन एजुकेशन की बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि ओबीसी की मैंने आपसे अभी डिस्कशन की है। तो ओबीसी जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 empowered the state to make special provision for advancement of socially and educationally backward classes, जिसको बोलते हैं SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, SCs एंड STs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये सब प्रोविज़न जो है वो 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 93rd था, ये याद रखना है आपको। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, इसमें स्पेसिफाई किया गया कि ओबीसी कैटेगरी को 27% की रिजर्वेशन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जाएगी। उसके बाद जो आगे जैसे कि मतलब अप्लाइज टू ये सब चीज़ें जो IIT, IIM, एम्स वगैरह पर सब पे लागू होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है आपने। फिर क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ये भी बहुत क्रूशियल हो जाता है। देखिए क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, देखिए क्रीमी लेयर का जो पहले तो सिद्धांत था ये आया है इंद्रासानी केस से। आप पहले इसको समझिए कि ओबीसी इंडिविजुअल फॉलिंग अंडर द क्रीमी लेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट्स। देखिए ओबीसी के अंदर भी एक तरह की स्वर्ण कैटेगरी मानी जाती है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये आता है कि ओरिजिनली 1 लाख एनुअल इनकम लिमिट 1993 में रखा गया कि अगर 1 लाख से आप ज़्यादा कमा रहे हैं एक साल के अंदर तो आप जो है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। लेटर जो इसको रिवाइज किया गया 2004 में, फिर इसको 2.5 लाख कर दिया, फिर 2008 में इसको 4.5 लाख कर दिया, फिर 2013 में 6 लाख कर दिया, और आज के टाइम में ये 8 लाख है। तो इस तरह से इसके प्रोविज़न हुए हैं। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर, नॉन एलिजिबिलिटी फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। देखिए इसमें कौन कौन से बंदे नहीं आते हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं और ओबीसी का फ़ायदा नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर किसी ने होल्ड की है तो वो इसमें नहीं आएगा, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, इन सब को जो है वो इन सब जो है ये ओबीसी में नहीं आते हैं, भले ही वो पहले हो, पर जैसे ही अगर इन्होंने ये पोस्ट ले ली तो उसके बाद ये ओबीसी कैटेगरी से बाहर। ग्रुप ए, ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS, IPS हो गए, इस तरह के जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट इन पब्लिक सेक्टर कमीशन्ड ऑफिसर्स इन आर्मी, आर्मी में जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ये फ़ायदा नहीं मिलता है। उसके बाद हाई इनकम जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, उनको भी इस कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। मतलब बाहर रखने का मतलब ये है कि ओबीसी कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। पर्सनस विद एनुअल फैमिली इनकम जो 8 लाख से ऊपर की कमाई हो रही है सालाना, तो वो भी इस कैटेगरी से बाहर आएगा। प्रॉपर्टी लिमिट जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम नोटिफाई किया है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड जो इरीगेटेड लैंड अब सर्टेन लिमिट्स जो है उसमें है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हाउस जो है आपका वो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रोविज़न इसमें ऐड है। अगर जैसे रिजर्वेशन की मैंने आपको बात की थी तो भी मैंने आपको बताया कि 10% रिजर्वेशन इसमें ऐड किया हुआ है स्वर्ण जातियों के लिए, स्वर्ण जो भी कैटेगरी है उनके। इसमें ये देखिए ये प्रोविज़न इसमें ऐड है, एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो, लैंड प्रॉपर्टी लेस देन, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट अगर आपका नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो वो जो है 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, अगर नॉन नोटिफाइड एरिया में तो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। उसके बाद मस्ट नॉट फॉल अंडर SC ST OBC में नहीं आना चाहिए बंदा, तब जा कर के वो EWS का फ़ायदा ले सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये क्रूशियल हो गई चीज़ यहाँ पे।
जनरल रूल जो है इसका वो है आपका कि ऑल सिटीजन शैल हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, बर्थ प्लेस और रेजिडेंस। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऐड है। देन उसके बाद जो है इसमें आगे जो चीज़ ऐड हुई है वो है एक्सेप्शन। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने समझाया था आपको पहले भी। उसके बाद आता है आर्टिकल 16, इसका क्लॉज 4 बोलता है बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन है। फिर ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 77 जो है वो प्रमोशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये HPAS 2025 में पूछा जा चुका है, फॉलोइंग द मैच में आए हुए हैं, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। फिर उसके बाद आप में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आगे भी, जैसे ये देखिए इंदिरा साहनी केस जो है वो ऐड हुआ है, तो ये भी एक क्रूशियल फैक्टर है इसमें। फिर मंडल कमीशन के बारे में इसमें बताया हुआ है, तो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन की बात की थी। फिर जो है जो रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) वैलिड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो 50% की जो सीलिंग है, यानी कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फिर इसमें जो क्रीमिलेयर कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ इसमें एडिशन है इसका। फिर उसके बाद periodic review of backward classes list is avoid ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर आज के टाइम में रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड होती जा रही है, ना कि इसको ख़त्म करने का कोई भी प्रोविज़न अभी तक तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है आपका, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आर्टिकल जो आए थे ये और ये सब, इन सब का पूछा हुआ था मैच करने के लिए, तो इन सब का आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद मैं बात करूँगा अब आपके साथ है हमारे पास आता है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को ये मना करता है, यानी कि छुआछूत। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। उसके बाद इसके हैं अप्लाइज बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटी इंडिविजुअल, ये पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब पेनल्टीज ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड आर्टिकल 17 एज अ फंडामेंटल गारंटी नॉट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। फिर एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में अंदर आता है, तो इसमें बोला गया था स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी होगी नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, तो ये प्रोविजन आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 बोलता है नो फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने यहाँ पे कि ये प्रोविजन जो है वो फॉरेनर के लिए है। नो पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो प्रॉफिट की पोस्ट होस्ट करता है, मान लीजिए कोई पब्लिक पोस्ट को उसने लिया हुआ है, शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई टाइटल या उपाधि जो है वो फॉरेनर से ले सकते हैं। अगर नेशनल अवार्ड एंड टाइटल से क्लैरिफिकेशन की बात करूं मैं, तो 1976 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है जिसमें वो बताते हैं कि भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, पद्म श्री आर नॉट टाइटल्स, ये टाइटल नहीं है आर्टिकल 18 के अंदर। ये जो है प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस है नाम से पहले, जैसे हम बोलते हैं कि पद्मश्री, भारत रत्न, जैसे कि पद्मश्री फलाना हो गया, पद्मश्री क्या हो गया, तो इस तरह से ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिफाई किया कि देखो भाई ये जो है प्रीफिक्स और सुफिक्स है नाम के पहले, ना कि ये कोई टाइटल है, तो इसलिए ये आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते हैं। फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट दी, गवर्नमेंट में कन्फर्म अवार्ड्स बट रेसिपिएंट्स कैन नॉट यूज़ देम प्रीफिक्स सुफिक्स की तरह उनको यूज़ नहीं करेगा, जो जिसको मिलते हैं ये टाइटल वो जो है वो ऐसे यूज़ नहीं करेगा पब्लिक में कि पद्मश्री, पद्म भूषण, फलाना नाम, ऐसे इसको यूज नहीं करेंगे, तो ये मनाही की हुई है 1996 में। तो इसके बाद अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड, तो इसके लिए जो ये सब प्रोविज़न जो है वो बनाए गए हैं।
मुझे लगता है कि लेक्चर जो है काफ़ी लंबा खिंच गया है, बाकी आप खुद भी पढ़ लेना इस पीडीएफ को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो राइट टू लिबर्टी करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी क्रूशियल एंड फंडामेंटल है और काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो आर्टिकल 21 पे पूछे जाते हैं, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो। जैसे आपने 2017 का पुट्टा स्वामी केस सुना होगा, जिसमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया था, और यूपीएससी ने भी इस पर एक सवाल पूछा हुआ है 2017 में भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।